रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द होल्मस। होल्मस क्या कहते हैं? होल्मस कहता है लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस in which public force will be brought to bear upon through court according to the कार्डोजो। मतलब ये कहना चाह रहा है हो होल्मस क्या कहता है, जो लॉ है एक स्टेटमेंट होती है सर्कमस्टांसिस की, इन विच पब्लिक फोर्स विल बी बोट टू बियर अपॉन द अपॉन, मतलब ये कहना चाहता है एक स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसिस होती है जिसको पब्लिक को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, जो जिसमें पब्लिक को फोर्स किया जाता है कि भाई आप इसे फॉलो करो, आप इसको बियर करो थ्रू कोर्ट्स, कोर्ट्स के थ्रू। भाई रियलिस्टिक डेफिनेशन क्या कहती है, रियलिटी क्या है? रियलिटी में कोर्ट्स होती हैं, कोर्ट्स क्या करती हैं, कोई जजमेंट देती हैं, कोई लॉ बनाती हैं और उनको पब्लिक के ऊपर एप्लीकेबल करती हैं। कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, कोर्ट का कोई ऑर्डर जो भी आता है वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई आज से ये होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास कर दिया सिटीजन्स के लिए तो वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो भाई इनको जो जो लॉ को एनफोर्स कराया जाता है, किन के थ्रू कराया जाता है? अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करते तो केस कहाँ फाइल होते हैं? कोर्ट्स के अंदर फाइल होता है। तो भाई ये स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें पब्लिक को फोर्स किया जाता है कि आप इनको फॉलो करो थ्रू कोर्ट्स, अदरवाइज आपको कोर्ट केस हो जाएगा अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो। रियलिटी ये कहती है, समझ आ गई? अकॉर्डिंग टू द कार्डोजो, अकॉर्डिंग टू द कार्डोजो प्रिंसिपल और रूल ऑफ कंडक्ट सो इस्टेब्लिश हैज टू जस्टिफाई अ prediction with reasonable certainty that it will be enforced by the court if its authority is challenged is a principle और रूल ऑफ लॉ। ये कहना चाह रहा है जो लॉ है वो अब प्रिंसिपल या रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, इसके अंदर प्रिंसिपल बताए गए होते हैं, किसी लॉ के अंदर ये बताया गया होता है कि आपको किस तरह से काम करना है, क्या काम करना है, किस तरह से फॉलो करना है। चाहे कंपनीज एक्ट हो, कंपनीज एक्ट के अंदर भी कंपनी को बताया गया होता है कि अगर आपको काम करना है तो किस तरह से काम करना है। इसके अंदर रूल्स बताए गए होते हैं जिनको इस्टेब्लिश किया जाता है हैज़ टू जस्टिफाई या प्रिडिक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी दैट विल बी एनफोर्स बाय द कोर्ट, जिनको कोर्ट के द्वारा एनफोर्स किया जाता है। इफ इट इज अथॉरिटीज चैलेंज इज अ प्रिंसिपल और रूल ऑफ लॉ। मतलब अगर लॉ में कोई चीज़ लिखी, अगर आप उसको चैलेंज करते हो कि मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा, फिर उस आपके ऊपर वो एनफोर्स कराए जाते हैं बाय द कोर्ट, बाय द कोर्ट। मान लो आपके ऊपर कोई रूल था, आपने उसको फॉलो नहीं किया, तो वो के आपके खिलाफ केस कहाँ फाइल होगा? कोर्ट के अंदर। कोर्ट फिर आपको एनफोर्स कराएगी कि भाई हाँ इसको फॉलो करो। समझ आ गई? ये रियलिस्टिक डेफिनेशन है आज के टाइम की जो रियलिटी में होता है। रियलिटी क्या कहती है? आपको कोई रूल फॉलो करना है, अगर आपने फॉलो नहीं किया, आपने कोई लॉ फॉलो नहीं किया तो आपके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है। और केस कहाँ फाइल होगा? कोर्ट्स के अंदर। फिर कोर्ट्स आपको बोलेंगी चाह तो आप इसको फॉलो करो, अदरवाइज आप पेनल्टी फाइन पे जो भी है लगा के यहाँ पर चलेगा आपके ऊपर। क्लियर है? नेचुरल स्कूल पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन, हिस्टोरिकल डेफिनेशन, सोशोलॉजिकल डेफिनेशन, रियलिस्टिक डेफिनेशन का पता चल गया? कोई डाउट डेफिनेशंस के अंदर, नेचुरल स्कूल्स के अंदर, पॉजिटिविस्टिक के अंदर कोई किसी तरह की कोई डाउट? आगे बढ़े। अब कंक्लूजन क्या कहता है? हमने ऊपर की जो डेफिनेशन पढ़ी इससे क्या निकल के आता है भाई? कंक्लूजन कहता है, कंक्लूजन ये कहता है कि जो लॉ है प्री सुपोज अ स्टेट, जो लॉ है प्री सुपोजिस अ स्टेट। स्टेट का मीनिंग यहां पे क्या है? गवर्नमेंट। जो लॉ इसको प्री सुपोजिस किया जाता है गवर्नमेंट की, एक गवर्नमेंट का प्री सुपोज होता है लॉ। द स्टेट मेक और अथोराइज टू मेक और रिकॉग्नाइज और सैंक्शन रूल विच आर कॉल्ड लॉ। गवर्नमेंट क्या करती है? बनाती है, किसी को बनाने के लिए अथोराइज करती है, रिकॉग्नाइज करती है रूल्स को। गवर्नमेंट रूल्स बनाती है तो उस रूल्स को बोला जाता है लॉ। फॉर द रूल्स टू बी इफेक्टिव देयर आर सैंक्शन बिहाइंड दैम, देयर आर सैंक्शंस बिहाइंड दैम। कि भाई रूल्स अच्छे से इफेक्टिव हो
तो वहाँ पे क्या होते हैं, सैंक्शंस होती हैं, अप्रूवल्स होती हैं, अप्रूवल्स। भाई अगर आपको रूल्स को अच्छे से इफेक्टिवली कोई चीज़ करते हैं, सैंक्शन का मीनिंग होता है परमिशन लेना, अप्रूवल लेना, कि भाई किसी काम को करने के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर ये इस तरह से कोई काम होता है तो वो बाय द लॉ होता है, बाय द रूल्स होता है, जो कि इफेक्टिवली मैनेज होते हैं। समझ आ गई? मान लो कोई रूल बना दिया, कोई रूल बना दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? रूल्स के पीछे सेंशंस होती हैं। भाई आपको ये अप्रूवल लेनी है, यहाँ से परमिशन लेनी है, यहाँ पे फॉर्म फाइल करना है, ताकि ये पता चले कि रूल्स अच्छे से फॉलो हो रहे हैं। समझ आ गई? पहली कंडीशन, कंक्लूजन क्या लिखता है? लॉ को कौन बनाता है? लॉ को कौन बनाता है, बताओगे? लॉ इज मेड बाय द स्वेच्छा मीरा, यू लिसनिंग मी? ओ स्वेच्छा, हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई लॉ जो है प्रीसुपोसिस आ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बना के यहाँ पर चलती है लॉ। जो रूल्स गवर्नमेंट बनाती है उनको लॉ कहा जाता है। लॉ तब इफेक्टिव होंगे इफ देयर आर सैंक्शन बिहाइंड दैम। अगर लॉ के साथ परमिशंस होंगी तो लॉ इफेक्टिवली बनेंगे। द रूल्स आर मेड टू सर्व सम पर्पस। लॉ को कुछ पर्पस को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। द पर्पस में भी सोशल पर्पस हो सकते हैं, पर्सनल पर्पस के लिए लॉ बनाया जाता है। सेपरेट रूल्स एंड प्रिंसिपल आर नोन एज रूल्स, नोन एज लॉज। सेपरेट रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको लॉ बोला जाता है। लॉ कई तरह के होते हैं, मैंडेटरी लॉ होते हैं, प्रोहिबिटिव लॉ होते हैं, परमेसिव लॉ होते हैं। मैंडेटरी लॉ कॉल फॉर अफर्मेटिव एक्ट हैज़ इन केस ऑफ लॉ रिक्वायर पेमेंट ऑफ टैक्स। कुछ मैंडेटरी लॉ होते हैं जो सबके लिए मैंडेटरी होता है फॉलो करना, जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स करना, इनकम टैक्स एक्ट मैंडेटरी है सबके लिए। कुछ प्रोहिबिटिव लॉ होते हैं, भाई अगर आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, प्रोहिबिटिव लॉ होते हैं, कोई गलत काम नहीं कर सकते आप, कोई चोरी नहीं कर सकते, कोई डकैती नहीं कर सकते, है ना, किडनैपिंग नहीं कर सकते, लॉटरी बिजनेस नहीं कर सकते आप। और परमिसिव लॉ क्या कहता है यहाँ पर? तीन तरह के लॉ होते हैं हमारे। एक होता है मैंडेटरी लॉ, लॉ होते हैं तीन तरह के। मैंडेटरी लॉ, जो कि मैंडेटरी होते हैं फॉर ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन के लिए मैंडेटरी होता है फॉलो करना। ट्रैफिक रूल्स हो गए, जैसे ट्रैफिक रूल्स सबके लिए मैंडेटरी हैं। एक होता है प्रोहिबिटेड लॉ, प्रोहिबिटेड, जो आपको कुछ गलत करने से मना करते हैं, मतलब प्रोहिबिट विच प्रोहिबिट टू यू टू डू समथिंग, कुछ करने से आपको मना करते हैं। और एक होता है परमिसिव लॉ, परमिसिव लॉ। अब परमिसिव लॉ क्या होता है? भाई जिन काम को करने के लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है। परमिसिव लॉ इज वन विच इज नाइदर रिक्वायर्ड नॉर फॉरबिड एक्शन बट अलाउ सर्टेन कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इफ इट डिजायर टू एक्ट। मतलब परमिसिव लॉ होता है कि जो आपको परमिट करता है टू डू, मतलब उनको काम को करने के लिए यू हैव टू टेक परमिशन, जो आपको परमिट करते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो आप ये काम कर सकते हो, जो आपको परमिट करते हैं। क्लियर है? हाँ, तो लॉ जो होता है, अगर आपसे कोई पूछे लॉ क्या होता है, लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स, लॉ इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल विच इज मेड बाय द स्टेट, मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लॉ को बनाती है।
लॉ, द लॉ इज टू बी मेड फॉर सम स्पेशल पर्पस, किसी पर्पस को पूरा करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं. द पर्पस ऑफ द लॉ मे बी सोशल पर्पस और मे बी पर्सनल पर्पस. There are various types of law. The law can be mandatory law, the law can be prohibited law, the law can be permissive law. Mandatory law is mandatory for the all citizen, like payment of taxes, traffic rules, everything. It is mandatory for all the citizen of India. Or prohibited law, the law which prohibit the citizen to do something, like to running a lottery business, to फॉर द रॉबरी, कोई रॉबरी करना, कोई फ्रॉडुलेंट काम करना, जो आपको मना करते हैं. और परमिसिव लॉ क्या होते हैं? इफ एनी इंडिविजुअल, इफ सम पर्सन वांट टू डू सम एक्ट एंड द लॉ अलो दैम, यस ही और शी कैन डू. तो ये होता है लॉ. समझ आ गई? क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट? ओके. अब बात करते हैं सोर्स ऑफ लॉ. दो तरह के सोर्स होते हैं लॉ के. सोर्सेज ऑफ लॉ जो होते हैं दो तरह के होते हैं. सुवेक्षा, मेरी आवाज आ रही है? ओके. प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ. प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ, दो तरह के सोर्स होते हैं लॉ के. प्रिंसिपल सोर्स होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ. सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ. अब प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है बात करते हैं. अब प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ भी आगे काफी तरह के होते हैं. अब पहला जो लॉ इसके अंदर आता है कस्टम. द लॉ विच इज बेस्ड ऑन कस्टम. द लॉ, कस्टमरी लॉ भी कहते हैं इसको. कस्टमरी लॉ मतलब जो ये लॉ है ये डिराइव हुआ है लोगों के कस्टम से. जो पुराने टाइम में लोगों के ट्रेडिशन हुआ करते थे, जो कस्टम हुआ करते थे. हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का, हर एक सोसाइटी का एक अलग ट्रेडिशन होता है. हर एक का अपना एक कल्चर होता है. केरला का अपना एक ट्रेडिशन है, केरला का अपना एक कल्चर है. दिल्ली का अपना एक कल्चर है, बिहार का अपना कल्चर है, हरियाणा, पंजाब, सबका एक अपना एक कल्चर है. और उसी ट्रेडिशन से लॉ बनते हैं, एक सोसाइटी से लॉ बनते हैं. कस्टम इज द मोस्ट एंशियंट, मतलब ओल्ड, मोस्ट ओल्ड. जो कस्टम है इज द मोस्ट ओल्ड ऑफ ऑल द सोर्स ऑफ लॉ and has held the most important place in the past. Through it is important is now diminishing with the growth of legislation and precedent. मतलब क्या है कि कस्टमरी लॉ क्या होते हैं? जो लोगों के ट्रेडिशन से, जो लोग पहले अपने पुराने टाइम में कोई ट्रेडिशन फॉलो करते थे, उस ट्रेडिशन को ही क्या बना लेते थे? लॉ बना लेते थे. समझ आ गई? कोई डाउट? हाँ. अब द कस्टम में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. अब कस्टम जो है दो तरह से बनते हैं. कस्टम लॉ जो कस्टमरी लॉ होते हैं, लोगों के ट्रेडिशन पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन. जो कस्टमरी लॉ होते हैं वो बेस्ड होते हैं कस्टम्स के ऊपर, राइचुअल्स के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर. अब दो तरह से होते हैं, कस्टम विद सैंक्शन और कस्टम हैविंग सैंक्शन. कस्टम विदाउट सैंक्शन और कस्टम हैविंग सैंक्शन. भाई दो तरह के कस्टम होते हैं. कस्टमरी लॉ दो तरह के होते हैं. एक होता है कस्टम विदाउट सैंक्शन और दूसरा होता है कस्टम हैविंग सैंक्शन. कस्टम विदाउट सैंक्शन क्या होता है? आर दूज कस्टम विच आर नॉन ऑब्लिगेटरी एंड आर ऑब्जर्व ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन. दीज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव मोरालिटी. अब आप किसी सोसाइटी में रहते हो, मान लो एक सोसाइटी में आप रहते हो, सोसाइटी में रहते हो. अगर मैं बात करूं सोसाइटी के अंदर, अब क्या होता है एक सोसाइटी के अंदर, जिस तरह से सारे लोग एक कस्टम फॉलो करते हैं.
अगर आप वो कस्टम उस सोसाइटी में फॉलो ना करो तो आप एक तरह से उस सोसाइटी का पार्ट नहीं लगते, लोग आपको एक अलग नज़र से देखते हैं। अब जैसे क्या है, मान लो एक पूरी सोसाइटी है, उसमें उस सोसाइटी के अंदर एक अलग किसी दूसरे कस्टम से लोग आ जाए, मतलब ये कह लो कि आप केरला में रहते हो और केरला के अंदर आप वहाँ का कस्टम फॉलो करते हो, मतलब सारे केरला के अंदर, और वहाँ पे कोई पंजाब से एक पर्सन आ जाए, पंजाब से, अब उसके लिए तो वो थोड़ा अलग होगा ना, थोड़ा वियर्ड लगेगा थोड़ा। बट ये क्या करेगा, ये अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा कि ताकि मैं इन लोगों के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाऊं, ताकि मैं इनके तौर तरीके सीख के इनके जैसा बन जाऊं, ताकि मैं सोसाइटी में सबके साथ अच्छे से रहूं। तो ये क्या करता है, इनके उनको फॉलो करता है। वैसे मैंडेटरी नहीं है इसके लिए। कस्टम विदाउट सेशन के अंदर, कस्टम विदाउट सेंशन के अंदर क्या होता है कि ये ओब्लिग, इसके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट सोसाइटी के प्रेशर को देखते हुए, इसको मोरालिटी को देखते हुए इसको ये कस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है, अदरवाइज इसके लिए मैंडेटरी नहीं था, इसको ये करना पड़ा ताकि मैं वहाँ की सोसाइटी के साथ, वहाँ के लोगों के साथ अच्छे से क्या हो सकूं, घुल मिल सकूं। क्लियर है? समझ आ गई? हाँ। अब दूसरा होता है कस्टम हैविंग सेंशन। इसमें तो देखो क्या होता है, मैं केरल, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, आई एम फ्रॉम हरियाणा, मैं केरला चला जाऊँ, वहाँ पे मैं परमानेंट रहना शुरू कर दूँ। अब केरला के लोगों का अपना एक अलग से ट्रेडिशन है, वहाँ के लोग अपना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। अब मैं अगर हरियाणा से केरला गया फॉर द परमानेंट, मैं थोड़े टाइम के लिए गया डजेंट मैटर, मैं घूमने गया डजेंट मैटर, लेकिन मुझे रहना ही वहीं है। मुझे वहाँ के कल्चर को, मुझे वहाँ के जो तौर तरीके हैं, जो सोसाइटी फॉलो करती है, वहाँ के तौर तौर तरीके, वहाँ के कस्टम फॉलो करती है, मुझे मतलब सोसाइटी के प्रेशर को देखते हुए कि भाई अगर सोसाइटी के अंदर मुझे रहना है, लोगों के साथ मुझे थोड़ा अच्छे से सबके साथ घुल मिल के रहना है, तो मुझे भी उन लोगों के साथ उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को, उनके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, तभी जाके लोग मेरे साथ थोड़ा फ्रेंडली होंगे। अदरवाइज क्या नहीं हो सकता, अगर मैं रिजिड होके बैठ जाऊँ कि ये मेरा ट्रेडिशन नहीं है, ना ही मैं किसी के फंक्शन में जा रहा, ना ही मैं उनके कोई उसको फॉलो कर रहा ट्रेडिशन को, हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि आई एम फ्रॉम हरियाणा और ये मेरा ट्रेडिशन नहीं है, ना ही मैं वहाँ की कोई तमिल तमिल लैंग्वेज सीख रहा, या जो भी लैंग्वेज वहाँ की है मैं वहाँ की कोई लैंग्वेज नहीं सीख रहा, तो शायद मेरे लिए वहाँ पे सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मुझे वहाँ रहना है तो मुझे सोसाइटी को देखते हुए, पॉजिटिव मोरालिटी को देखते हुए, ऑल्दो मेरे लिए वो मैंडेटरी नहीं है, बट मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको कहते हैं कस्टम विदाउट सेंशन। क्लियर है पॉइंट पहला? हाँ। अब एक होता है कस्टम हैविंग सेंशन। अब कस्टम हैवी सेंशन के लिए क्या होता है, आर दूस कस्टम विच आर एनफोर्स बाय द स्टेट, इट इज विद द दीज कस्टम दैट वी आर कंसर्न्ड हेयर। दीज में बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, लीगल एंड कन्वेंशनल। अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट, ये कस्टम जो होते हैं गवर्नमेंट एनफोर्स करती है, ये कस्टम जो होते हैं गवर्नमेंट एनफोर्स करती है, गवर्नमेंट एनफोर्स करती हैं और इनको मैंडेटरी होता है फॉलो करना, मैंडेटरी होता है फॉलो करना, फॉलो करना। अब मैं बात करता हूं कि किस तरह से मैंडेटरी होता है फॉलो करना। मान लो मैं एक ऐसी कंट्री के अंदर गया जहां पर वहां का ट्रेडिशन है, अगर आप अरेबियन कंट्री में चले जाओ, अरब कंट्री के अंदर, मेजरली कतर साइड हो गया, कतर हो गया, या ऐसी कंट्री के अंदर टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं, परमानेंटली अगर वहाँ पे आप जा रहे हो
तो वहाँ पे वहाँ का ट्रेडिशन है भाई, जो लेडीज़ हैं प्रॉपर जो क्या कैरी करेंगी, पूरा बुरखा हिजाब वगैरह प्रॉपर कैरी करेंगी। वहाँ का पूरा ये लॉ बना हुआ है भाई, बिना अपना बुरखा पे डाल डाल के, बिना बुरखे के और बिना हिजाब के वहाँ पे कोई भी वुमेन जो है बाहर नहीं निकल सकती। कोई भी वुमेन, कतर के अंदर ये रूल है। अगर मैं ये कह दूं कि भाई मैं वहाँ पे परमानेंटली रेजिडेंट अपना ले लूँ, मैं कतर का सिटीजन बन जाऊँ, है ना, मैं कतर के अंदर रहना शुरू कर लूँ, तो क्या होगा, मुझे भी वहाँ का जो कस्टम है, हमारी फैमिली के लिए जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी, अगर कतर का आप सिटीजन बन रहे हो तो उस कंट्री के कस्टम को फॉलो करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। फिर आप जो लेडीज़ हैं वो वहाँ पे ऐसे बाहर निकल ही नहीं सकती, घूम ही नहीं सकती। ये वहाँ के कस्टम, वहाँ के जो मैंडेटरी गवर्नमेंट ने ये रूल्स बना रखे हैं। समझ आ गई? हाँ, तो इनको कहते हैं कस्टम हैविंग सैंक्शन, कि जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी बना रखे हैं। और दो तरह, और आगे कस्टम हैविंग सैंक्शन भी दो तरह से हैं, एक है लीगल कस्टम, एक है कन्वेंशनल। लीगल कस्टम जो होता है ये बाइंडिंग होता है। दीज कस्टम ऑपरेट हैज अ बाइंडिंग रूल्स ऑफ लॉ। ये जो कस्टम बनते हैं इनके लिए प्रॉपरली लॉ बना जाता है। जो ये लीगल कस्टम बनते हैं, लीगल कस्टम को बनाने के लिए पूरा लॉ बनता है। अब लॉ कैसे बनता है मैं बात करता हूँ। लॉ कैसे बनता है वो बात करते हैं। दे हैव बीन रिकॉग्नाइज एंड एनफोर्स बाय द कोर्ट एंड देयरफॉर दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ लैंड। और इनको प्रॉपरली कोर्ट के द्वारा एनफोर्स किया जाता है और दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ लैंड। अब ये क्या, ये क्यों कहा जाता है कि जैसे अब जो लीगल कस्टम होते हैं इनको इनको प्रॉपरली लॉ बनाए जाते हैं इनके लिए। अब लीगल कस्टम के अंदर जैसे हिंदू एक्ट आ गया, हिंदू के लिए हिंदू एक्ट, मुस्लिम के लिए मुस्लिम एक्ट बनते हैं ना, प्रॉपर लॉ बने हुए हैं ना। लोगों के कस्टम, लोगों ने, मुस्लिम्स ने अपने कस्टम को लेके अलग से मुस्लिम लॉ बना रखा है, हिंदुओं के कस्टम के लिए अलग से हिंदू लॉ बना हुआ है, बने हुए हैं ना। इनको कहते हैं लीगल कस्टम। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, दीज आर द लीगल कस्टम। और लीगल कस्टम भी दो तरह के होते हैं, लोकल कस्टम, जर्नल कस्टम। लोकल कस्टम वो कस्टम होते हैं जो सिर्फ एक लोकेलिटी में क्या करते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। लोकल कस्टम इज द कस्टम विच प्रिवेल इन सम डेफिनेट लोकेलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूट अ सोर्स ऑफ लॉ फॉर दैट प्लेस ओनली। मान लो कोई कस्टम जो है सिर्फ केरला के लिए बना हुआ है, लीगल, केरला की गवर्नमेंट ने बना रखा है, वो वहाँ के कस्टम को देखते हुए केरला की गवर्नमेंट ने उस कस्टम को बना रखा है, तो उसको बोलेंगे लोकल कस्टम। उसको क्या बोलेंगे, लोकल कस्टम। बट जो कस्टम पूरे नेशन के लिए बना हुआ है, पूरी इंडिया के लिए बना हुआ है या पूरे नेशन के लिए बना हुआ है, उसको बोलेंगे जर्नल कस्टम। क्लियर है? दूसरा आता है कन्वेंशनल कस्टम। कन्वेंशनल कस्टम, these are also known as uses. The custom are binding due to agreement between the parties and not due to any legal authority. भाई जो ये कन्वेंशनल कस्टम होते हैं इनके लिए कोई अलग से लॉ नहीं बना होता। जो वहाँ की, मान लो जो ये कन्वेंशनल कस्टम होते हैं, कन्वेंशनल कन्वेंशनल कस्टम कोई गवर्नमेंट नहीं बनाती, कुछ नहीं बनाती। वहाँ की जो, मान लो सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में, एग्रीमेंट कि भाई हम ये तौर तरीके, ये कस्टम फॉलो करेंगे, अगर कोई इन कस्टम को फॉलो नहीं करता तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे क्या है, अब एक तरह से मैं ये बताऊँ, एक कस्टम है, मतलब आप कहाँ का है वो, कर्नाटका का है ना शायद। अभी वो मूवी आई थी, कौन सी मूवी आई थी, अरे यार अभी मूवी नहीं आई थी काफ़ी, जिसमें वो कोला पूजन, कोला पूजन आपकी साइड होता है क्या?
हाँ मीरा। हाँ, कहाँ होता है वो? आंध्र, कर्नाटका? कर्नाटका। जो कोला पूजन होता है, और अभी इसके लिए मूवी भी आई थी ना, कौन सी आई थी वो, मैं नाम भूल गया उसका। तो कोला पूजन जो है वहाँ की सोसाइटी ने आपस में मिलके बना रखा है भी, कोला पूजन के लिए प्रॉपरली अच्छे से सारी की सारी उन्होंने कस्टम बना रखा है। कोला पूजन के रिगार्डिंग पूरा एक कस्टम बना हुआ है जो सबको अच्छे से करना पड़ता है परफॉर्म वहाँ पे कोला पूजन जो होता है अच्छे से। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको जो एग्रीमेंट्स होता है सोसाइटी बनाती है एग्रीमेंट्स के थ्रू, और जो सोसाइटी के उन एग्रीमेंट्स को फुलफिल नहीं करता, जो उनके अंगेंस्ट जाता है, तो सोसाइटी उसके लिए उनको अलग से क्या करती है, पनिशमेंट भी करती है। जो भी करता है वो सोसाइटी पे होता है, जो लोग एग्रीमेंट के थ्रू बनाते हैं। बट जो ये होते हैं ये किसी लॉ के द्वारा नहीं बने होते, ये सिर्फ एग्रीमेंट जो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है उसके द्वारा बने होते हैं। कोई लीगल अथॉरिटी इनको क्या नहीं करती, अलग से ये लॉ नहीं बनाती, ये कस्टम नहीं बनाती। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल कस्टम। अब कन्वेंशनल कस्टम के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला, देर आर फॉलोइंग कंडीशंस must be satisfied. It must be shown that conventional is clearly established and it is fully known to the contracting party. There is no fixed period for which convention must have been observed before it is recognizing and binding. मतलब ये होना चाहिए कि भाई अगर किसी कस्टम को एक पार्ट, मतलब ये लगा लो कि एक सोसाइटी ने किसी कस्टम को एप्लीकेबल करना है बाय एग्रीमेंट। सोसाइटी ने एग्रीमेंट कर लिया मिलके, भाई हम ये चीज़ ऐसे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और सबको करनी है, हम एग्रीमेंट करते हैं। अगर किसी ने अगर इसको फॉलो नहीं किया तो हम उसको सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। इसको कन्वेंशनल कस्टम बोलते हैं। तो भाई पहले तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी कन्वेंशंस हैं, वो सारी पहले पार्टीज को पता होनी चाहिए अच्छे से। कन्वेंशन कैन नॉट अल्टर द जर्नल लॉ ऑफ द लैंड। भाई जो आपका जर्नल लॉ है, ऐसी कोई आपके अंदर कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं होना चाहिए कि जो लॉ के अगेंस्ट हो, कि भाई कोई आप किसी इलीगल काम के लिए कोई तौर तरीके बना रहे हो जो कि इलीगल माना जा रहा है, तो आप ऐसे तौर तरीके नहीं बना सकते। इट मस्ट बी रीजनेबल, और ये जो चीज़ें होनी चाहिए रीजनेबल होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। क्लियर है? समझ आ गया? कस्टमरी लॉ, कस्टम विदाउट सैंक्शन समझ आ गया, कस्टम हैविंग सैंक्शन समझ आ गया, लीगल कस्टम पता चल गया, ये पूरा समझ आ गया। मीरा एंड स्वेक्षा, कोई डाउट किसी तरह का कि सर मेरे को इसमें डाउट है, समझाओ। स्वेक्षा, मीरा, क्लियर है? खुश हो? चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल डिसीजन दूसरा प्रिंसिपल सोर्स होता है लॉ का, जो डिसीजंस के थ्रू आता है, कोर्ट्स के डिसीजंस के थ्रू आता है। कोर्ट्स अपने डिसीजन देती हैं और वो डिसीजन जो हैं लॉ बन जाते हैं। अब कैसे है, बात करते हैं। हर एक लॉ या तो कस्टम पर बेस होता है या कोर्ट्स के बड़े बड़े जो डिसीजन आए हैं उन पे बेस होता है। कोई बहुत चीज़ें आई, मतलब ऐसा कोई केस हुआ जिसने पूरे मतलब सोसाइटी को हिला के रख दिया, और उस केस की वजह से कोई लॉ बन गया, तो वो भी सोर्स ऑफ लॉ होता है, उसको भी प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ में लिखा जाता है। हाई कोर्ट की बात करते हैं। अब हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट कोई जो डिसीजन देता है ना अपने, वो बाइंडिंग होता है सारी की सारी सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर और ट्राइब्यूनल्स के ऊपर। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, सेशन कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट से सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स कौन सी होती हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स विद इन इट्स जुरिस्डिक्शंस, जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस में आते हैं। केरला हाई कोर्ट ने मान लो कोई जजमेंट पास करी अपनी, तो वो पूरे केरला स्टेट के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं, जितनी भी
ट्रिब्यूनल्स आते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है। समझ आ गई? हाई कोर्ट की सिंगल जज, जो हाई कोर्ट में अगर सिंगल जज कॉन्स्टिट्यूट करता है स्मॉलेस्ट बेंच, हाई कोर्ट की स्मॉलेस्ट बेंच को बोला जाता है, अगर उसमें अगर एक ही जज है तो उसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट बेंच, अगर दो जज हैं तो उसको बोला जाता है डिवीजन बेंच, तीन जज हैं या उससे ज़्यादा जज रहता है तो उसको बोला जाता है फुल बेंच। डिसीजन ऑफ सच बेंच इज बाइंडिंग ऑन स्मॉलर बेंच। जो फुल बेंच का डिसीजन होता है वो स्मॉलेस्ट बेंच के ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? अगर मान लो मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा ने डिसीजन दिया तो वो कौन कौन सी कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा? हाँ हाँ, जो भी पंजाब और हरियाणा की स्टेट है, अगर वो केस हरियाणा का है तो वो सिर्फ हरियाणा के, जितना भी हरियाणा स्टेट है उस पर एप्लीकेबल रहेगा। उनकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं हर एक एरियाज की, जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं जो सुबॉर्डिनेट्स हैं किसके, हाई कोर्ट के, तो वो सब पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, और वो स्मॉलेस्ट बेंच के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा हाई कोर्ट की। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट्स की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट एंड इट इज decisions are binding on the all court other judicial tribunals of the country। सुप्रीम कोर्ट है हमारी सबसे हाईएस्ट कोर्ट, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है वो पूरे कंट्री की सारी जितनी भी कोर्ट्स होती हैं, जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, सबके ऊपर एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलता है। क्लियर है? However, it does not mean that every statement in a judgment of Supreme Court has the binding effect। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जितना भी स्टेटमेंट है जजमेंट के ऊपर हाई सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी जजमेंट एप्लीकेबल हो। ओनली द स्टेटमेंट ऑफ रेशो इन द जजमेंट इज हैविंग द बाइंडिंग फोर्स। कोई मतलब स्टेटमेंट दी, कोई जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सारी जजमेंट एप्लीकेबल नहीं होती। एक रेलिवेंट पोर्शन होता है जजमेंट का, वो एप्लीकेबल होता है, डिपेंड्स अपॉन द केस। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स। काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स क्या होता है? डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स, परसुएसिव प्रेसिडेंट, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स। अब ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, एक तरह से कोई भी अगर मतलब ये कह लो कि किसी भी काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट की मैं बात करूँ, प्रेसिडेंट होती है एक तरह से कोई भी जजमेंट कह लो, कोई भी किसी तरह से अवार्ड कह लो, कोई भी ऑर्डर कह लो, है ना? तो ऑर्डर की बात कर रहा है ये, एक तरह से कोई भी ऑर्डर। जो तीन चार तरह की हमारे पास प्रेसिडेंट्स होती हैं, डिक्लेरेशन एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स, परसुएसिव प्रेसिडेंट्स, अब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। जो अब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स इन इंडिया होती है, एवरी कोर्ट इन इंडिया इज अब्सोल्यूटली बाइंड बाय द डिसीजन ऑफ कोर्ट सुपीरियर टू इटसेल्फ। जो प्रेसिडेंट्स होती हैं इनका बोला जाता है डिसीजन, ऑर्डर, जजमेंट। तो अगर इंडिया के अंदर जो भी को किसी भी कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, तो जो उससे छोटी वाली, जो उससे नीचे वाली कोर्ट होगी, उसके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर चलेगा। Absolutely authoritative precedent in India, every court in India is absolutely bound by the decision of court superior to the itself। समझ आ गई? कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स क्या होती है? ए कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स इज वन विच थ्रू अ कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट इज वन विच through ordinarily binding on the court before which it
cited is liable to be disregarded in the certain circumstances. कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट जो होती है वो कहना चाह रहा है कि अ कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट इज वन विच थ्रू ordinarily binding on the court before which it is cited. मतलब ये सिर्फ उसी कोर्ट के ऊपर बाइंड होता है जिस कोर्ट के अंदर इसको मतलब क्या किया गया था, इसको सुनाया गया था, इसको साइट किया गया था, इसको इस प्रेसिडेंट को किसी ऑर्डर को साइट किया गया था, सुनाया गया था. इज लाइबल टू बी डिसरिगार्डेड इन सर्कमस्टांसेस, सर्टेन सर्कमस्टांसेस. और उसको क्या किया जाएगा, अगर इस प्रेसिडेंट को, इस जजमेंट को डिसरिगार्ड भी किया जा सकता है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में. एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट जो होती हैं वो जितनी भी इन्फीरियर कोर्ट्स होती हैं, सुपीरियर कोर्ट के बाद जितनी भी इन्फीरियर कोर्ट्स आती हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है. लेकिन कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट जो होती हैं वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, जिस कोर्ट के अंदर, जिस कोर्ट के सामने इसको साइट किया गया था उसी के ऊपर ये एप्लीकेबल होती है. और कुछ कंडीशन के अंदर इसको डिसरिगार्ड भी किया जाता है. समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अभी तक कोई डाउट हमारा यहाँ तक उसमें? स्वेक्षा, कोई डाउट स्वेक्षा? ओके. अब हमारे पास एक डिसीजन आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिस. डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिस क्या होता है? द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिस मीन्स adhere to the decision and do not unsettle things which are established. It is a useful doctrine intended to bring about certainty and uniformity in the law. Under the stare decisis doctrine, a principle of law which has become settled by a series of decisions generally is binding on the court and should be followed in the similar cases. ये कहना चाह रहा है भाई अगर कोई भी डिसीजन दे दिया, कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दे दिया, वो आपके ऊपर अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपरली. जो भी डिसीजन आपका, जो भी डिसीजन क्या करना, एडर करना डिसीजन को फॉलो करना. और डू नॉट अनसेटल थिंग विच आर इस्टेब्लिश. और जो चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं, जिन चीज़ों के ऊपर डिसीजन आ गया है, उनको किसी तरह से, उनके साथ किसी तरह से कोई वो ना करना, मतलब उनको चैलेंज ना करना. ये होता है स्टेयर डिसीज का केस. डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीज क्या कहता है? द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीज मीन अदर टू द डिसीजन ऑफ कोर्ट. जो डिसीजन आ गया है उसको फॉलो करना और किसी भी तरह से चीज़ों को अनसेटल ना करना. डू नॉट अनसेटल थिंग मतलब कि भाई जो एक बार चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं, जिन चीज़ों के ऊपर डिसीजन ले गया है, उनको चैलेंज ना करना. It is a useful doctrine intended to bring about certainty and uniformity in law. Under the stare decisis doctrine, principle of law which has become settled by the series of decision, भाई जो लॉ जिसको सेटल कर दिया गया है डिसीजंस के द्वारा, वो बाइंडिंग होंगे कोर्ट के ऊपर एंड शुड बी फॉलो इन द सिमिलर केसेस. और सिमिलर केसेस में उसको फॉलो किया जाएगा. समझ आ गई? जब हम कोर्ट्स के अंदर जाते हैं, कोई केस होता है, तो हम कई बार एडवोकेट क्या करता है, रेफर करता है ना दूसरे केसेस को कि सेम ऐसा केस हुआ था और इस केस के अंदर ये डिसीजन आ गया था, तो उस डिसीजन को फॉलो किया जाए. ऐसा नहीं हो कि भाई ऐसा पैरिटी नहीं होना चाहिए, पैरिटी नहीं होना चाहिए कि भाई एक डिसीजन पे तो कोई, मतलब एक केस पे तो डिसीजन दे दिया, लेकिन सेम जब दूसरा केस हुआ तो उसको मान ही नहीं रहे. तो भाई आप केस तभी तो रेफर करते हैं ना हम केस लो, कि भाई इस केस लो में ऐसा हुआ था तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए, इसमें कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था तो इसमें भी ये डिसीजन दिया जाना चाहिए. इसको कहते हैं
डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर्ड डेसिस, कि भाई जो चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जिन चीज़ों पे डिसीजन आ चुके हैं, उनको सिमिलर केसेस में फॉलो किया जाए, वो कोर्ट्स के ऊपर बाइंड होते हैं डिसीजन। समझ आ गई? कोई डाउट इसमें? हाँ, कई बार जब आपने कोई देखा होगा, कोई हियरिंग चल रही है कोर्ट्स में, तो कई बार कहते हैं कि सर कोई भी केस रेफर कर देते हैं कि सर ये केस हुआ था और इस केस में कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी, तो सेम इस केस में भी यही चीज़ है और इस पे भी यही जजमेंट आनी चाहिए। तो वहाँ पे जो डॉक्ट्राइन लगता है, वहाँ डॉक्ट्राइन लगता है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीज। मतलब भाई जो एक जिस केस पे डिसीजन दिया था वो सेम फॉलो होना चाहिए सेम केस के ऊपर। अगर कोई ऐसा सेम केस आए तो उस पर भी वो डिसीजन फॉलो होना चाहिए, कोर्ट के ऊपर बाइंड होता है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी तरह का? ओके, आगे हमारे पास आता है रेशो डिसाइडेंडी। डिसाइडेंडी, रेशो डिसाइडेंडी, the underlying principle of judicial decision which is only authoritative is termed as ratio decidendi. The proposition of law which is necessary for the decision or could be abstracted from the decision constitute the ratio. The, the concrete decision is binding between the party to it. Professor Goodhart say ratio decidendi is nothing more than decision based on material fact of the cases. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई रेशो डिसाइडेंडी का मीनिंग होता है द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल डिसीजन विच इज ओनली अथॉरिटेटिव इज टर्म एज रेशो डिसाइडेंडी। अथॉरिटेटिव डिसीजन की मतलब अगर सुपीरियर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उससे जो सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं उनके ऊपर वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा। इसको कहते हैं रेशो डिसाइडेंडी। द प्रपोर्शन ऑफ लॉ विच इज नेसेसरी फॉर द डिसीजन and could be extract from the decision constitute the ratio. The concerned decision in binding between the party. मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी डिसीजन को लेते टाइम, किसी डिसीजन को लेते टाइम लॉ के जिस पोर्शन का यूज किया जाता है, भाई आप लॉ रेफर करोगे, उस लॉ आप कोई डिसीजन कैसे दोगे? कोई केस लॉ हो गया, हम रेफर करते हैं ना, मान लो हमने रेफर कर दिया कि हैज पर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर लिखा है ये पर्सन ये काम नहीं कर सकता था क्योंकि लॉ के अंदर ये लिखा है। जिस लॉ के पोर्शन को रेफर करके आप डिसीजन लेते हो उसको बोला जाता है रेशो डिसाइडेंडी। The proposition of law which is necessary for the decision and could be abstract from the decision constitute the ratio. The concrete decision is binding upon the party to it. समझ आ गया? जो मतलब ये क्या होता है रेशो डिसाइडेंडी? रेशो डिसाइडेंडी का मीनिंग होता है रेशो डिसाइडेंडी इज नथिंग मोर देन द डिसीजन बेस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट ऑफ द केस। मतलब कोई केस है उसमें से कुछ मटेरियल फैक्ट निकालना, मटेरियल फैक्ट को निकाल कर और उसमें से लॉ को रेफर करके जो डिसीजन लिया जाता है उसको कहते हैं रेशो डिसाइडेंडी। क्लियर है? कोई डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि ये JIGL है, ये हमारा जूरी प्रूडेंस है, इसके अंदर ऐसे कहीं हैवी वर्ड आएंगे। अगर अभी कोई डाउट नहीं आ रहा तो इसमें आगे और भी ऐसे वर्ड आएंगे, तो कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है वहाँ पे तभी पूछना कि सर यहाँ पे ये समझ नहीं आया, आप समझाओ। अगर जब तक समझ नहीं आता तब तक आपको ये बताएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीज समझ आ गया? डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीज ये कहता है कि भाई कोर्ट ने कोई किसी केस पे ऑर्डर पास किया तो वो जो ऑर्डर होता है, जो वो डिसीजन होता है, वो कोर्ट के ऊपर बाइंड होता है। और अगर कोई सिमिलर केस आया, वैसा ही केस, तो फिर हम उस ऑर्डर को वो सेम उस केस पे भी एप्लीकेबल होगा उस वो डिसीजन। समझ आ गई?
और रेशो डिसाइडेंडी ये कहता है कि भाई किसी मटेरियल फैक्ट्स को, किसी केस के मटेरियल फैक्ट को रेफर करके कोई डिसीजन लेना, वो क्या कहता है, रेशो डिसाइडेंडी। क्लियर है? यहाँ तक डाउट सारे क्लियर है? हाँ, हमारी एक क्लास और लगेगी इसमें, और एक क्लास बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में इंटरप्रिटेशन शुरू करेंगे। एक क्लास और जाएगी हमारी इसके अंदर JIGL में, सोर्स ऑफ लॉ के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है ना? हाँ, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश कर देंगे हम चैप्टर को। एक डाउट है सर। हाँ जी। हाँ सर, ये शॉर्ट नोट्स में जब मैंने चेक किया उसमें तो चैप्टर 17 तक किया, और ये तो पुराने सिलेबस के बेस है। नहीं, इसके अंदर जो मैंने नोट्स आपको जो ये दिए हैं, इसके अंदर आपका पुराना सिलेबस JIGL का और नया सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है सारा, कोई भी नया नहीं है ऐसा। हाँ, क्योंकि पुराना JIGL आपका पुराना और नया ना दोनों सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है ऐसा। जितना चेंज आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस वाले पार्ट में है और वो चीज़ें हैं, तो आप टेंशन मत लो। जो भी आपका कुछ नया ऐड ऑन हुआ है या कुछ भी, वैसे वो मैं 95% कह रहा हूँ कि नहीं हुआ। ठीक है ना? तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। JIGL आपका पुराना और नया दोनों सेम है। हाँ, और जो चैप्टर हैं इसके अंदर, ये देखो जो चैप्टर इसके अंदर हैं वो मैं सारे करवाऊंगा, लेकिन जो चैप्टर इसमें नहीं है वो सारा स्टडी मटेरियल, वो तो रेफर किया जाएगा, वो डेफिनेटली किया जाएगा, है ना? हाँ, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट नोट है। अगर इसको ये वाले चैप्टर अगर आप स्टडी मटेरियल में करने जाओगे ना, आप पागल हो जाओगे, क्योंकि बच्चे को हैवी लगता है बहुत ज़्यादा कि यार क्या पढ़ रहा हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको क्रक्स तो समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ये चीज़ है। स्वेच्छा समझ आया? कोई डाउट हो? नोट्स JIGL के तो आप पक्का नोट्स बनाना, क्योंकि JIGL के नोट्स बना के ही आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। JIGL को तो डे 1 से ही नोट्स प्रिपेयर करो अपने। ठीक है ना? उसके, हाँ, उसके बेसिस पे जो मैंने चीज़ें बताई होंगी आपको, जो आपने नोट डाउन करी हैं, उनको लिखना प्रॉपर अच्छे से कि मैंने क्या बोला है, क्या समझाया, और हो सके तो आज ही बना लेना, क्योंकि आफ्टर डे 1 और 2 डेज के बाद आप भूल जाओगे कि मैंने क्या बताया था। तो आज ही अगर अभी पढ़ा है तो साथ के साथ उनको नोट बना के कैसे भी अपनी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंगली लिख लेना। ठीक है ना? ठीक है, चलो।